सरदार शमशेर खान की मौत का सब भी इंतज़ार कर रहे थे। इसके दोनों भाई और इसकी बीवियों ने मौत से पहले ही सरदारी की बिसात पर अपने मोहरे चलाने शुरू कर दिए थे। अभी किसी को शामात नहीं हुई थी, इससे पहले ही बादशाह की मौत हो गई थी। अब दोनों फरीक इस उम्मीद पर नई बसात तरतीब दे रहे थे कि नया बादशाह उनकी मर्जी का हो। सरदार शमशेर खान की मौत की फ़िलहाल सरदारनी समोरा और सोमर खान और तकाशा के इल्म में था। खादम साबिरा भी इस राज से वाकिफ थी। सरदार शमशेर की सांसें रुकते ही इन तीनों ने साबिरा की मौजूदगी में आइंदा की हिकमत अमली तय की। इनके लिए सरदार शमशेर की मौत के अलावा एक और परेशान कुन बात हिना की गुमशुदगी थी। मुस्तकबिल के सरदार का मनसब अपने काबू में करने के लिए हिना इनका सबसे बड़ा मोहरा थी। वो जब से गायब हुई थी, इन तीनों का सुकून भी गारत हो गया था। ऐसे में हिना की बाजियाबी इन तीनों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन गई थी। सोमर खान और तकाशा के जासूसों ने यह मालूम कर लिया था कि शीमा खातून के कबीले की सरहद पर सफूरा के भाइयों की हवेली में कुछ मशकूक सरगर्मियां देखी गई हैं। 2 दिन पहले इसके पहरेदारों से हल्की सी झड़प भी हुई थी। दोनों पार्टियों के 3-4 बंदे भी मारे गए थे। इसके बावजूद हिना की वहां मौजूदगी की तस्दीक न हो सकी। जब इस मकान के पहरेदारों ने मज़ाहमत की तो इससे सोमर खान और तकाशा को यकीन हो गया कि हिना वहीं मकान में मौजूद है। अब सरदार शमशेर की मौत के बाद उन्होंने इज़तरारी तौर पर इस मकान पर एक भरपूर हमले का फैसला किया। साबिरा जो खुद सरदारनी समोरा की खास खादमा थी, अक्सर औकात इसके पास रहती थी। सरदार शमशेर की बीमारी के दौरान इसकी खिदमत भी करती थी। इस लिहाज से वो सरदारनी समोरा के लिए काबिल भरोसा थी। दूसरी तरफ वो शीमा खातून की भी आलाकार थी। इसकी मुरीदनी थी। जिस्मानी लिहाज से वो सरदारनी समोरा के करीब थी। जज्बाती और रूहानी एतबार से वो शीमा खातून की ताबे थी। सरदार शमशेर की लाश पर खड़े होकर जब इन तीनों ने अपने आइंदा का लाहे अमल तय किया तो साबिरा सर झुकाए खामोशी से इनकी सारी बातें सुनती रही। इसे लाश की निगरानी पर छोड़कर वो तीनों अपने मंसूबे पर अमल करने बाहर चले गए। साबिरा जल्दी से जाकर इनके मंसूबे की खबर शीमा खातून तक पहुंचाना चाहती थी, मगर सरदारनी समूरा ने इसे हुक्म देकर रोक लिया था कि इसके वापस आने तक कमरे से बाहर ना जाए। वो बेताबी से सरदारनी के आने का इंतजार कर रही थी। बहुत देर बाद सरदारनी वापस आ गई तो इसे बाहर निकलने का मौका मिल गया। सरदारनी ने इसे फिर भी जाने की इजाज़त नहीं दी। इसने एक ज़रूरी काम निपटा कर जल्दी आने का बहाना किया और इजाज़त ले ली। वो सरदार के मकान से बाहर चली गई। गली में तेज से चलती एक तरफ जाने लगी। इसकी मंजिल के आखिर में एक छोटा सा मकान था जहाँ शीमा खातून का एक मरीद जामोर रहता था। सरदारनी समोरा और तकाशा इसकी मौजूदगी में जो मंसूबे बनाती थी वो इस मरीद के जरिए शीमा खातून तक पहुँचाती थी। वो जामू के मकान के पास गई। दरवाज़ा बंद था। इसने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोल के जामू की बीवी ने बाहर जाकर देखा। साबिरा पर नजर पड़ी तो वह ठिठक गई। चेहरे का रंग मुतगय्यर सा हो गया। इसकी आंखों में से कोई नामालूम खौफ जैसे उबल रहा था। साबिरा खटक सी गई। वो तवील अरसे से एक खतरनाक खेल का हिस्सा थी। इस नाते से हर वक्त खतरे का एहसास रहता था। इस वक्त मुरीद की बीवी के चेहरे पर खौफ ने इसके दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। अभी वो खतरे की नौयत समझने की कोशिश कर रही थी कि इसे दरवाजे के पीछे किसी मर्द के कराहने और किसी खातून की गुस्सीली आवाज़ आई। जामू की बीवी सहमे से अंदाज में अंदर की तरफ मुँह करके बोली, साबिरा बाजी आई है। इसकी बात मुकम्मल हुए चंद सानिये गुजरे थे, घर का दरवाज़ा एक धड़ाके से खुल गया। खुले हुए दरवाजे के अंदर जामू की बीवी के पीछे इसे तकाशा नजर आई। वो शोला बार नजरों से घूर रही थी। साबिरा का दिल उछलकर हलक में आ गया। दिमाग ने खतरे की घंटी बजाई। वो तरह तकाशा की शक्ल में सामने खड़ा था। वो अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, तकाशा साहिबा आप यहाँ क्या कर रही हैं? तकाशा ज़हर खुद लहजे में घुर्राई, तुम्हारा इंतजार कर रही थी नमक हराम। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अंदर की बातें हमारे दुश्मनों तक पहुँचाने वाली तुम हो। साबिरा का दिल धक से रह गया। दिमाग में जैसे आंधी सी चलने लगी। वो हकलाते हुए बोली, आप क्या कह रही हैं? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तकाशा ने अपने बारी हाथ से इसके जोरदार तमाचा रसीद किया। वो लड़खड़ाकर दीवार से टकराई और गुस्से से चिल्लाकर बोली, तुम्हारा राज फाश हो गया है बदजात। जिस मरदूत के जरिए तुमने हमारी बातें आगे पहुंचाती थी वो हमारे कब्जे में आ गया है। इसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी बात बहती कि तुम खुद ही यहाँ चल कर आ गई, वरना हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए निकलने ही वाले थे। ये झूठ है। मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की है। इसने आखिरी बार मज़ाहमत की। तकाशा ने इसका गिरबान पकड़कर अंदर घसीट लिया। दराज कामत तकाशा के हाथों में ऐसी ताकत थी कि वो लुढ़खड़ाती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अंदर शीमा खातून का मरीद जामू सर झुकाए खड़ा था। इसके दोनों तरफ होनहार किस्म के जंगजू खड़े थे। जामू के चेहरे पर जख्म और अजियत के निशानात दिखाई दे रहे थे। साबिरा को देखकर वह शिकस्ता सी आवाज़ बोला, हम फंस गए हैं साबिरा बहन, हमारा राज फाश हो गया। ये कैसे हुआ? किसने हमारे बारे में बता दिया है? तकाशा काटदार आवाज़ में बोली, मेरा खेल बिगाड़ के तुम्हारी वो शीमा खातून क्या समझती है कि मुझे शिकस्त दे देगी? बेशक उसका दाव चल गया। इसने मेरे शिकार को मेरे जार से निकालकर अपने कब्जे में कर लिया। मैंने इसी के मोहरे को पकड़ लिया जिसने मेरे साथ गद्दारी करके हिना को मेरी कैद से निकालकर दुश्मनों तक पहुंचा दिया था।
साबिरा ने शिकस्त खोर्दगी के साथ सर झुका लिया। इसे इस बात का दुख नहीं था कि वो पकड़ी गई। अब इस जुर्म में बदतरीन सजा दी जाएगी। इसे इस बात की परेशानी थी कि तकाशा और इसके शोहर ने मकान पर हमले का जो मंसूबा बनाया था, ये खबर अब शीबा खातून तक पहुंचाना नामुमकिन था। एक तरह से वो सब गफलत में मारे जाने वाले थे। जिस मकान पर हमला होने वाला था, इसके तय आने में हिना भी मौजूद थी, अब वो रात में गिर गई थी। जंगल में अंधेरा जल्दी फैल जाता था। वहाँ भी शाम होते ही गहरी तारीकी छा गई। नंबरदार और सलमान झाड़ियों से पीछे से निकल आए। यहाँ वहाँ देखते हुए एहतियात से कदम उठाते हुए शुमाल में नाले की जानिब बढ़ने लगे। नाला मगरब से मशरक की सिमत बहते हुए बगोता कबीले के करीब से गुजरता था। इसका मतलब था कि अगर वो दोनों नाले में उतरने में कामयाब हो जाते तो इसके अंदर से होते हुए सीधे बगोता कबीले के करीब पहुंच जाते। लेकिन रात के अंधेरे में नाले से गुजरना आसान नहीं था। छोटे बड़े पत्थरों और चट्टानों में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना एक दुश्वार मरहला हो सकता था। वो दोनों जल्द नाले के करीब पहुंच के जंगल के अंदर उन्होंने टार्च रोशन नहीं की। अब खाई से होकर नाले में उतरे तो टॉर्च की रोशनी जरूरी थी। उन्होंने तारीकी में आके फाड़ फाड़ कर दूर दूर तक देखा। जंगल के अख्ताम पर इन्हें बगोता कबीले के जंगजू कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने एहतराम मोल लेने का फैसला किया, क्योंकि बगैर रोशनी के नाले में उतर के आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं थी। जरा सा पाँव फिसल जाता तो पत्थरों और चट्टानों से टकराते हुए वो सीधे ठंडैया नाले में जा गिरते, जहाँ से बच निकलना नामुमकिन था। सलमान ने छोटी टार्च रोशन की। इसकी पतली सी रोशनी इस अंधेरे में हरकत करती हुई इन्हें रास्ता दिखाने लगी। वो दोनों नाले में उतर गए। बहुत एहतियात से पत्थरों और चट्टानों में से होते हुए आगे बढ़ने लगे। इस तरह फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते हुए वो बहुत दूर तक आ गए। इनके अंदाजे के मुताबिक सरहदी चौकियों से वो एक मील के अंदर आ गए थे। वो दोनों नाला छोड़कर डलवानी रास्ते से ऊपर आए। वहाँ दूर दूर तक खुला मैदान था। तारों की रोशनी में कहीं कहीं दरख्तों के साए दिखाई दे रहे थे। वो नाले के साथ आगे बढ़ने लगे। जमीन गैर हमवार थी, कहीं छोटे टीले थे। एक तरफ जरा दूर बुलंदो बाला पहाड़ इस्तादा थे। इन्हें मालूम नहीं था बगोता कबीला कितने फासले पर है। ये भी यकीन नहीं था कि जिस रास्ते पर वो सफ़र कर रही हैं ये आगे बगोता कबीले तक ले जाएगा या नहीं। उन्होंने टार्च बुझा दी। आसमान पर टिमटिमाते सितारे ज़मीन पर मध्यम सी रोशनी का बायस बने हुए थे। इस मध्यम रोशनी में वो अपने पिस्तौल मजबूती से थामे कदम कदम एहतियात से मंजिल की जानिब गामज़न थे। दूर से एक जगह इन्हें झोंपड़ी दिखाई दी। ये चरवाहों की मखसूस कोठरी थी। वो गुप्त अंधेरे में थी। उन्होंने एहतियात से करीब जाकर इसका मुआयना किया। इसका छोटा सा दरवाज़ा बंद था। उन्होंने कुछ देर कान लगाकर कोठरी में से किसी मुतनफ़िस की मौजूदगी महसूस करने की कोशिश की। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। नंबरदार ने कहा, सलमान बेटा, रात होने वाली है, आगे ना जाने कैसे हालात हो। मेरा ख्याल है कि बाकी रात इसी कोठरी में गुजारते हैं। सुबह की रोशनी में रास्ते का अच्छी तरह जायजा लेकर आगे बढ़ेंगे। दरवाजे पर जंजीर बंधी हुई थी। इसे खोलकर कोठरी में दाखिल हो गए। टार्च रोशन करके अच्छी तरह देखा तो वो एक शिकस्ता सी कोठरी थी। एक तरफ दीवार भी डैसी गई थी। वहाँ बड़ा सा सुराख बना हुआ था। फर्श मिट्टी का था। इसके ऊपर कुछ बिछा नहीं हुआ था। वो दोनों एक तरफ कच्ची दीवार से टेक लगा कर बैठ गए। उन्होंने बहुत सा सफ़र तय किया। थकावट भी थी, नींद का भी गलबा था, लेकिन हालात के तनाज़ुर में ज़रा सी गफलत इनकी शामत बन सकती थी। इसलिए नींद से लड़ते हुए वो वक्त काटने लगे। रात अपने आखिरी पहर में थी। इन्हें कोठरी में बैठे कुछ वक्त गुजरा था कि सुबह की सफ़ेदी झलकने लगी। कोठरी की दीवार जो टूटी हुई थी, इसमें से दूर पहाड़ों के साए वाज़ेह होते नजर आ रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर मजीद इंतज़ार किया। जब अंधेरे का आंचल कुछ और छदरा हुआ तो वो दोनों कोठरी से निकलने की तैयारी करने लगे। इस वक्त वो दोनों उछल पड़े। इन्हें करीब ही किसी घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ आई। इन दोनों के जिस्म पेश आमदा सूरत हाल से निपटने के लिए तन गए। सलमान लपक कर कोठरी के दरवाजे के पास आया। इसे एक ज़रा सा खोलकर जुरी से बनाकर देखा। पीछे जिस रास्ते से वो आए थे, इस तरफ से दो घुड़सवार दरमियानी रफ्तार से घोड़े दौड़ाते आ रहे थे। इनका रुख कोठरी की जानिब था। इन दोनों ने तेज़ी से अपने पिस्तौल निकालकर मजबूती से थाम लिए। सुराख में से बाहर निकलकर वो दोनों अलग अलग सिमतों से कोठरी के सामने वाले हिस्से की तरफ गए। वहाँ दीवार की ओर से झांक कर देखा। घुड़सवार कोठरी के सामने पहुंचकर रुक गए। घोड़ों से उतरकर इनकी लगामें एक तरफ जमीन पर गड़े खोंटों से बांधने लगे। इनके पास बज़ाहिर हथियार दिखाई नहीं दे रहे थे। अंदेशा था कि इनके लिबास के अंदर कहीं पिस्तौल वगैरह मौजूद होंगे। एक शख्स घोड़े की लगाम खोंटे से बांधकर फासले पर जाकर दूसरी तरफ रुक करके नीचे बैठ गया। दूसरा शख्स कोठरी में दाखिल हो गया। सलमान और नंबरदार दो अलग अलग कोनों में थे। दोनों ने इशारों और सरगोशियों में एक हिकमत अमली तैयार कर ली। इसके बाद सलमान बाहर ज़मीन पर बैठे शख्स की तरफ बढ़ा, जबकि नंबरदार अनायत टूटी हुई दीवार के दहाने की तरफ बेआवाज़ कदमों से चलते हुए जाने लगा। सलमान इस शख्स से तकरीबन 10 फुट के फासले पर एक बड़े पत्थर की ओट पर खड़ा हो गया। अब अंधेरा बिल्कुल छट चुका था। दूर तक पहाड़, टीले और दरख्त दिखाई दे रहे थे। वो शख्स जूं ही फारग होकर खड़ा हुआ, सलमान छलांग लगाकर एकदम इसके सामने आ गया। पिस्तौल इसकी तरफ तानते हुए तेज लहजे में घुर्राया, खबरदार हरकत मत करना वरना गोली मार दूंगा। वो शख्स टटक गया। पिस्तौल बदस्त एक अजनबी को अपने सामने देखकर खौफ और हैरत से दीदे फैलाए देखने लगा। फिर एक नामानूस ज़बान में बड़बड़ाते हुए कुछ कहने लगा। सलमान ने डपट कर कहा, अपने हाथ सर के ऊपर कर लो, मेरे आगे आगे चलते रहो, झोंपड़ी की तरफ बढ़ो।
इस शख्स के तासुरात से पता चलता था वो बात समझ नहीं सका, मगर सलमान ने जिस तरह हाथ के इशारे से इसे कोठरी की तरफ चलने को कहा, इससे शायद वो मुद्दा समझ गया। वो कोठरी की तरफ चलने लगा। अभी इसने 2-3 कदम ही उठाए थे कि कोठरी की तरफ से एक कराहती हुई चीख बुलंद। सलमान का दिल एकदम से धक्का रह गया। इसका ख्याल नंबरदार की तरफ गया। इस वजह से इसकी तवज्जो अपने से सामने 3-4 फुट के फासले पर मौजूद शख्स से एक जरा भटक गई। इस वक्त वो शख्स एकदम जमीन पर बैठ गया। नहायत ही फुर्ती से किसी लट्टू की मानिंद एक पाँव पर घूमकर दूसरे पाँव को जोर से इसकी टांगों पर दे मारा। ये सब इस शख्स ने ऐसी महारत, ताकत और बर्क रफ्तारी से किया कि सलमान को गोली चलाने का मौका भी न मिल सका। इस शख्स ने अपने दाएं पैर से इसकी टांगों पर काटदार जरब लगाई कि सलमान के पाँव उखड़ गए। वो झटका खाकर पीछे उल्ट गया। झटका भी ऐसा शदीद था कि पिस्तौल हाथ से छूटकर 10-12 फुट दूर जा गिरा। पथरीली जमीन पर गिरने से चंद सानियों तक ख्वास ही मुतहय्यल हो गए। इससे स्नाम में वो शख्स स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़ा हो गया। अपनी जैकेट से एक रिवाल्वर निकाला, इसका सेफ्टी पिन हटाकर इसे सलमान अहमद की तरफ सीधा किया। जमीन पर गिरने के बाद सलमान अहमद के हवास बहाल हुए तो इसके होश उड़ गए। आंखों के आगे वो शख्स रिवाल्वर ताने खड़ा था। इसकी आंखों में वहशियाना गुस्सा था। इसने पूरी ताकत से सलमान की पसलियों पर ठोकर मारी और अपनी जुबान में बुलंद आवाज से कुछ कहा। इसके साथ ही रिवाल्वर इसके सीने की तरफ सीधा किया। सलमान के रगों में जैसे खून मुंजमद हो गया। इसने इस्तरारी तौर पर आंखें बंद कर ली। दिल ही दिल में कलमा पड़ने लगा। फिर एक फायर का धमाका हुआ, साथ ही गटी गटी चीख के साथ किसी के गिरने की आवाज़ आई। इसने बेहतियार आंखें खोलकर देखा। इससे चंद कदमों फासले पर वो शख्स ऊंधे मुंह पड़ा था। इसके सर से खून बह रहा था, जबकि नंबरदार अनायत खान इससे जरा आगे दोनों हाथों में पिस्तौल थामे खड़ा था। सलमान जल्दी से उठा। उफ नंबरदार साहब, आप बर वक्त पहुँच के, वरना इस बदबख्त ने मेरा किस्सा तमाम कर दिया था। वो संजीदगी से बोला, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, आगे हमारे लिए और भी मुश्किलात होगी, मुझे यकीन है अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा। वो हफीफ सा होकर बोला, इस मरदूद ने इतनी तेज़ी से मुहारत से पलट कर हमला किया कि मैं कुछ नहीं कर सका। ऐसा लगता है ये कबीले का जंगजू था। अंदर आने वाले शख्स की क्या सूरत हाल है? मैंने इसकी कराहने की आवाज़ सुनी। वो बेहोश पड़ा हुआ है। कोठरी में दाखिल होकर वो बेफिक्री से एक तरफ लेट गया था। मैंने दहाने से अंदर जाकर एकदम इसके सर पर पहुंच गया। इसके संभलने से पहले ही मैंने इसके सीने पर सवार होकर पिस्तौल के दस्ते से इसके सर पर जरब लगाई। इससे फारिग होकर बाहर निकला तो तुम्हें मुसीबत में देखकर बेआवाज़ कदमों से यहाँ आ गया। सलमान अहमद ने कहा, फायर की आवाज़ दूर दूर तक गूंजी होगी। किसी ने ये आवाज़ सुनी है तो इस तरफ आएगा। आपके दिमाग में क्या है कि अब हम क्या करें? पहले इस लाश को घसीट कर कोठरी के पीछे फेंक देते हैं, इसके बाद बेहोश शख्स खबर लेते हैं। दोनों ने मुर्दा शख्स की लाश घसीट कर इसे कोठरी के पीछे गड्ढे में डाल दिया। इससे फारिग होकर वो दहाने में से अंदर दाखिल हुए। वो बर वक्त कोठरी में आ गए। बेहोश पड़ा शख्स कसमसा रहा था, इसे होश आ रहा था। इसके जिस्म पर ऊनी शाल थी। नंबरदार ने उसी की शाल से इसके दोनों हाथ मजबूती से बांध दिए। इसके गाल जोर जोर से थपथपा कर होश में लाने लगा। थोड़ी देर में इसके हवास बहाल हो गए। नंबरदार अनायत ने ज़हरखून लहजे में जवाब दिया, अगर तुम हैरियत चाहते हो तो जो हम जानना चाहते हैं वो बता दो, वरना जिंदा नहीं रहोगे। ये बात इसने शीना ज़बान में कही। वो जंगजू इसकी बात सुनकर हवन्नुकों की तरह इसका मुंह देखने लगा। इसने यही बात उर्दू में भी दोहराई। इस शख्स ने पहले की तरह नासमझी में सर हिलाया। नंबरदार अनायत ने झंझलाकर इसका गिरबान पकड़कर झंझूरते हुए कहा, तुम मुकर रहे हो, मेरी बात समझने के बावजूद नासमझी का बहाना कर रहे हो। साफ साफ बता दो वरना गोली मार दूंगा। वो जंगजू अपनी गैर मानूस जुबान में कुछ कहने लगा। इसके लहजे और चेहरे के तासुरात से लगता था कि वह रहम की भीख मांग रहा है। नंबरदार झटके से खड़ा होकर सलमान की तरफ रुक करके सर लहजे में बोला, ये शख्स हमारे लिए बेकार है, हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता, इसे जिंदा भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए गोली मारता हूँ। ये कहकर इसने पिस्तौल इसकी तरफ सीधा कर लिया। ट्रिगर पे उंगली का दबाव बढ़ाने ही वाला था कि इसकी जुबान खुल गई। यकीनी मौत के खौफ ने बेजुबानी का मगर बुला दिया था। वो साफ उर्दू जुबान में चिल्लाकर बोला, मुझे मत मारो, तुम जो चाहते हो मैं बता दूंगा। नंबरदार ने दांत पीस कर इसकी पसलियों पर जोरदार ठोकर मारी। वो शख्स कराहते हुए दूर जा गिरा। वो जंगजू हारे हुए अंदाज में बोला, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तुम पहले अपने बारे में बताओ कि तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो। वो शख्स चौंकते हुए बोला, मेरा साथी कहाँ है? क्या वहाँ डाला है उसे? अगर इससे ना मारते तो हमारी मौत आ जाती। तुम भी अगर हैरियत चाहते हो तो साफ साफ बता दो। वो शख्स गुस्से में बोला, बगोता कबीले के जंगजू को कत्ल करके तुम बच नहीं सकोगे, कबीले वाले तुम्हारी तिक्का बोटी कर देंगे। नंबरदार ने इसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा। हमें इंजाम से मत डराओ, तुमसे जो पूछा जा रहा है इसका जवाब दो, वरना अपने साथी के पास पहुंच जाओगे। वो शख्स तकलीफ बर्दाश्त करते हुए बोला, हम दोनों सरहदी चौकियों की तरफ से आ रहे हैं, वहाँ पहरे पर थे। सलमान ने डपट कर कहा, वापस कहाँ जा रहे थे? क्या कोई खास बात है? वो जरा हिचकिचाते हुए बोला, हमारी सरहद के करीब जंगल से 2 जंगजुओं की लाशें मिली हैं। इनके चेहरे इस बुरी तरह से कुचले गए हैं कि पहचानने नहीं हो रहे। इसके बावजूद हमने बाकी निशानियों से इन्हें पहचान लिया था। हम इसकी खबर कबीले में देने जा रहे थे। इन दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखा। बगोता कबीले के इन जंगजुओं को कत्ल करके उन्होंने एक झाड़ी के पीछे डाल दिया। कबीले में कौन है तुम्हारा बाप? किसको खबर देने जा रहे थे? सरदारी तकाशा को यह खबर पहचाने जा रहे थे। वो और उनका शोहर सरदार सोमर खान हमारे जिम्मेदार हैं। हम इनसे अहकामात लेते हैं। ये सरदार सोमर खान कौन है? क्या बगोता कबीले का यही सरदार है? नहीं, ये हमारे सरदार का छोटा भाई है। कबीले का सरदार शमशेर खान है, बहुत अरसे से बीमार है। इसकी वजह से इसके भाई सरदार और सरदारनी समोरा कबीले के मामलात देखते हैं।
नंबरदार अनायत असल मुद्दे की तरफ है। चंद दिन पहले तुम्हारे कबीले में एक लड़की लाई गई है, तुम इस बात से वाकिफ हो? जी हाँ, वो हमारे सरदार के बेटे बरशाल की बीवी है। इसे गेटीदास से ब्याह कर लाया गया है। तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? सलमान ने तेज लहजे में कहा, हमें तुम्हारे सरदार बरशाल की बीवी से कुछ लेना देना नहीं। हमें इस लड़की के बारे में बताओ जो 7-8 दिन पहले जबरदस्ती बगोता कबीले में लाई गई थी। वो शख्स नासमझी से बोला, 7-8 दिन पहले सरदार बरशाल की दुल्हन कबीले में लाई गई है। इसके सिवा कोई दूसरी लड़की सरहद से अंदर दाखिल नहीं हुई। इन दोनों ने उलझी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। इस शख्स की बात से वो शदीद मुस्तरब हुए। अचानक सलमान को ख्याल आया। इसने हिना का हुलिया बयान करके इस शख्स से पूछा कि बरशाल की दुल्हन क्या ऐसी हुलिया की है? हुलिया सुनकर वो बोला, जी हाँ, यही तो हमारे सरदार बरशाल की दुल्हन है। सरदारनी समूरा और तकाशा इसे गेटीदास कबीले से ब्याह कर लाए हैं। बात वाज़ेह नहीं हो रही। वो शख्स इसी बात की रट लगाए हुए था कि कबीले में किसी लड़की को जबरदस्ती नहीं लाया गया है। दूसरी तरफ हिना का हुलिया भी इस बात की तस्दीक करता था कि सरदार बरशाल की दुल्हन यही है। इन्हें यह भी याद था कि जब वो चरवाहों की बस्ती में इस शख्स से मिले थे जो इस रात मौजूद था जब हिना अगवा हुई थी। इसने तफसील बताते हुए कहा था कि इसे अगवा करने वाले आम लोग नहीं थे, बगोता कबीले के सरदार के लोग थे। सलमान कुछ सोचते हुए बोला, जिस लड़की को तुम सरदार बरशाल की दुल्हन बता रहे हो, क्या इसे इन दिनों कबीले में देखा गया है? मेरा मतलब है, क्या वो अपनी शादी पर खुश है? वो शख्स एक गहरी सांस लेकर बोला, वो लड़की तो कबीले से गायब हो गई है, इसे अगवा कर लिया गया है। आजकल सब इसको तलाश कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या वो लड़की कबीले से अगवा हो गई है? सलमान शदीद परेशानी से बोला, किसने ऐसा किया है? वो बोला, असल में सरदार शमशेर खान की ज़िंदगी से सब मायूस हो गए हैं। सब इनकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। सरदार शमशेर के दोनों भाई इसकी मौत के बाद सरदारी पर काबिज होने की तदबीर कर रहे हैं। कबीले में यही मशहूर है कि लड़की को सरदार शमशेर के मंजिले भाई और इसकी बीवी ने अगवा कराया है ताकि अपनी बेटी की शादी सरदार बरशाल से करा लें। बगोता कबीले के अंदरूनी सियासत के ये मार के इन दोनों की समझ में नहीं आ रहे थे। इनके लिए नई परेशानी की बात यह सामने आई थी कि हिना कबीले की अंदरूनी सियासत का शिकार होकर किसी और मुसीबत में फंस गई थी। नंबरदार ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो, तुम कबीले के जो अंदरूनी हालात बता रहे हो, हमें इनसे कोई दिलचस्पी नहीं। हम इस लड़की के पीछे आए हैं। वो तुम्हारे पागल सरदार बरशाल की दुल्हन नहीं है, एक मजलूम सी लड़की है। इसे जबरदस्ती चौरावाहों की बस्ती से अगवा करके लाया गया है। वो जंगजू कुछ देर तक इन्हें सोचती नजरों से देखता रहा, फिर बोला, तुम इस लड़की के बारे में जो कहानी सुना रहे हो, इससे मुझे एक बात याद आ रही है। सरदार शीमा खातून ने इसीलिए मेरी बीवी को बताया था कि इस लड़की की जिंदगी तकाशा की मकारियों की वजह से अजाब बनी हुई है। नंबरदार ने चौंकर कहा, ये शीमा खातून कौन है? क्या ये भी सरदारी के झगड़े की फ्रीक है? नहीं, एक कबीले की मुअज़्ज़ज़ और नेक खातून है। आसपास बहुत से कबीलों में इसके मुरीद और पैरोकार मौजूद है। मेरी बीवी भी इसकी अकीदतमंद है। सलमान कटीले लहजे में बोला, बदबख्त इंसान, तुम कहते हो ये शीमा खातून एक नेक दिल औरत है, तुम्हारी बीवी भी इसकी अकीदतमंद है। ऐसी खातून जब कह रही है कि वो लड़की मुसीबत में है, इसके बावजूद तुम इस तकाशा की गुलामी कर रहे हो। जंगजू ने कहा, मैं 5 दिनों के लिए कबीले की तरफ नहीं गया, इस वजह से वहाँ के हालात की ज़्यादा पर नहीं। तुम मुझे कबीले में जाने दो, मैं लड़की के बारे में मजीद मालूमात हासिल करके तुम्हें बता दूंगा। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त हुई, यानी इस लड़की को धोखे से कबीले में लाया गया है, तो शीमा खातून इसकी हमायत करती है, तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम्हारी बात गलत हुई और वह लड़की अपनी खुशी से सरदार बरशाल की दुल्हन बनी है, तब जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। बेशक मुझे भी मार दो, इससे तुम दोनों बच नहीं सकोगे। बगोता कबीले में दाखिल तो हो गए हो, अब जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। नंबरदार ने नागवारी से कहा, मैं उस लड़की का बाप हूँ और अपने इलाके का नंबरदार भी हूँ। ये नौजवान फॉरेस्ट ऑफिसर इसका शोहर है कि हम पागल हैं जो गलत दावे की बुनियाद पर ऐसे जुनूनी कबीले से टकरा जाएंगे। वो लड़की हमें बहुत अजीज है, इसको धोखे से यहाँ लाया गया है, तभी तो हम इसे छुड़ाने के लिए यहाँ तक आए हैं। वो जंगजू को बोला, मैं समझ गया हूँ, अगर तुम मुझे इजाज़त दोगे तो मैं कबीले में जाकर बाकी बातें भी जानने की कोशिश करूँगा। हम तुम पर एतबार क्यों करें? मुमकिन है तुम जाकर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर दो, दूसरे जंगजुओं को हमारे बारे में बताकर हमला करा दो। वो संजीदा लहजे में बोला, तुम दोनों वैसे भी बुरी तरह फंस गए हो। पीछे जंगल में 2 जंगजुओं की लाशें मिलने के बाद वहाँ पहरा मजीद सख्त हुआ है। शायद तुम दोनों नाले की तरफ से आए हो, अब भी वहाँ जंगजू मौजूद हो गए। ऐसे में वापसी का सफ़र मसदूद हो गया है। अगर मुझे मार भी डाला तो 2 लाशें यहाँ भी बरामद होंगी। इसकी वजह से तुम्हारे लिए मुश्किलात पहाड़ बांध कर खड़ी होंगी। बेहतर है मुझ पर भरोसा कर लो। मैं वादा करता हूँ अगर शीमा खातून इस लड़की के साथ है तो वापस आकर तुम्हें दुरुस्त मालूमात दे दूंगा। इन दोनों के लिए पाए रफ्तन ना जाए मानंद वाली बात हो गई थी। वो कबीले के हदूद में दाखिल तो हो गए थे, अब आगे जाकर हिना की बाजियाबी के लिए ज़रूरी इक़दाम करने में मुश्किलात खड़ी थी। इस शख्स के बकौल कबीले में जारी सरदारी के हसूल की कशमकश ने हिना को कुछ पुरस्रार हालात से दो चार कर दिया था। नंबरदार और सलमान एक तरफ होकर सारी बातों पर गौर करने लगे, फिर फैसला कुन अंदाज में जंगजू को बता दिया, हम तुम पर एतबार करते हैं। हमें उम्मीद है जिस शीमा खातून के हवाले से तुमने साथ देने का वादा किया है वो हक बात करेगी और तुम हक का साथ दोगे।